गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे। इस बार 4 टॉपिक है। सबसे पहले देखने वाले कि इंडो सोवियत ट्रीटी की 50 ईयर्स हो चुकी है। तालिबान कंट्रोल कर चुका है अफगानिस्तान के ऊपर। इंडो श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका की रिलेशन के बारे में देखेंगे। एंड क्रॉस बॉर्डर जो फ्लड मैनेजमेंट है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। यहाँ पे 50 ईयर्स ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी। रिसेंटली 50 एनिवर्सरी हम लोग ने सेलिब्रेट किया। इट मीन्स कि इंडिया और रशिया का जो पीस, फ्रेंडशिप, कॉपरेशन के ऊपर एक ट्रीटी साइन की गई थी 1971 में, उसको सेलिब्रेट की गई है। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये हमारा प्यारा भारत और ये है पूरी रशिया की टेरिटरी, जिसे पहले सोवियत कहते थे बट अभी इसका नाम रशिया है। तो की फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इस ट्रीटी में किस किस मुद्दे पे बात किया गया है। सबसे पहले शांति की बात की गई है। तो इस ट्रीटी में ये डिक्लेयर किया गया है कि यहाँ पे हम लोग इंश्योर करेंगे एक दूसरे के कंट्री को कि शांति बने रहे और हमारी दोस्ती बरकरार रहे। दोनों कंट्रीज़ और एक दूसरे के लोगों को हमेशा इस तरीके से मीन्स दोस्त माने और शांति का हमेशा हेल्प करते रहे कि शांति, पीस रहे दोनों कंट्री में। हर एक पार्टी जो है एक दूसरे के कंट्री की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, इंडिपेंडेंसी, सॉवरेनिटी, इन सब को जो है रिस्पेक्ट करे। साथ ही फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, इस ट्रीटी का एम है कि जो रेगुलर कांटेक्ट है वो मेंटेन होते रहना चाहिए एक दूसरे के बीच में। और जो मेजर इंटरनेशनल प्रॉब्लम है अगर दोनों कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है तो इट मीन्स कि मीटिंग करके या फिर अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करके, यहाँ पे दोनों लीडर्स जो होंगे कंट्री की वो एक साथ मिलकर बात करेंगे, अपने व्यूज़ जो है वो शेयर करेंगे और उसी के बेसिस पे हम लोग जो है एक दूसरे का साथ रखेंगे। ये यहाँ पे बात की गई है फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड है कॉपरेशन। कॉपरेशन में क्या है कि ट्रीटी में ये कहा गया है कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को यहाँ पे कॉपरेट करेंगे, ठीक है। और साथ ही अगर मान लीजिए कि कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है अदर पार्टी के साथ तो उसमें भी यहाँ पे एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। और साथ ही अटैचिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, जैसे इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अगर कॉपरेशंस देखें तो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगा। इस ट्रीटी का यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये ट्रीटी का आप बेसिक चीज़ समझ गए कि 3 मुद्दे पे यहाँ पे रखा गया है। एक है पीस, सेकेंड वन इज़ फ्रेंडशिप, थर्ड वन इज़ कॉपरेशन। सिग्निफिकेंस अगर हम लोग इस ट्रीटी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सबसे पहले जो फ़ायदा है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। मीन्स यहाँ पे एक मिलिट्री अलायंस नहीं था। इसी के साथ आप देखो कि जो बेसिस है इंडिया की, जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि पूरी तरीके से तो स्वतंत्रता के साथ इस ट्रीटी को साइन किया गया है। इंटरनेशनल पैक्ट है। अगर हम लोग एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये ट्रीटी जो था ये मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इंटरनेशनल पैक्ट था, जो कि हमारे द्वारा जब से हम लोग स्वतंत्र हुए हैं तब से इस ट्रीटी को मान रहे। तो ये इंटरनेशनल पैक्ट ही इसको माना गया है। कन्वर्जेंस है दो इंटरेस्ट का, जैसे दो कंट्री की यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एक साथ एक हुई है तो इसलिए यहाँ पे इसको कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं। कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी है। जो ट्रीटी है इसका एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है। इट मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे जैसे एक एरा दूसरे एरिया मीन्स टाइम इस तरीके से पास होते जा रहा है बट हम लोग एक दूसरे को हमेशा साथ दिए हैं, चाहे वो पीस हो, चाहे वो आपका चाहे वो पीस हो, चाहे कॉपरेशन हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, ठीक है। तो क्लोज पार्टनरशिप आप हमेशा देखते हो। इट मीन्स कि कुछ भी हो जाए रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये चीज़ें आप लोग भी देखे होंगे। तो इस ट्रीटी की सिग्निफिकेंस है जिसके सहारे जो है आज की डेट में इंडिया और रशिया की जो रिलेशन है वो इतनी बेहतर है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया रशिया के रिलेशन में? सबसे पहले डिफेंस पार्टनरशिप है। आप अभी भी जानते हो कि हम लोग बहुत सारी जो भी डिफेंस की इक्विपमेंट है वो हम लोग रशिया से परचेज़ करते हैं। तो हमारी डिफेंस पार्टनरशिप भी है। डिफेंस टाइज भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें 3 फीचर्स है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, जॉइंट डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग एंड सेलिंग और एक्सपोर्ट होता है इक्विपमेंट की। साथ ही कुछ अगर मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन आप देख सकते हो, जैसे ब्रह्मोस क्रूज़, यहाँ पे क्रूज़ मिसाइल प्रोग्राम है जो कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो कि हमारे देश की है और मॉस्कोस जो यहाँ पे रशिया की रिवर है, इन दोनों की रिवर के नाम पे इस क्रूज़ मिसाइल प्रोग्राम को रखा गया। और यहाँ पे इंडिया और रशिया मिलके इस क्रूज़ मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। सुखोई Su-30 है और टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट। तो ये आप लोग देख सकते हो कि कुछ एरिया है जहाँ पे हम लोग जो है डिफेंस कोलैबोरेशन प्रोग्राम है हमारी। इकोनॉमिक रिलेशन कैसी है हमारी? तो इकोनॉमिक रिलेशन अगर आप देखोगे तो दोनों कंट्री के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है और आज के भी डेट में आप देखो कि काफ़ी स्कोप है कि हम लोग और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में देखें तो इन एनर्जी सेक्टर रशिया काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में बना रहे, जैसे कुंडमकुलम रिएक्टर है
तो ये किस स्टेट में है ये आपको बतानी है। काफ़ी स्ट्रैटेजिक विज़न भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में ये इसको अडॉप्ट किए हैं, ऑफर्ड किए हैं ऑयल गैस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि फ्यूल सेक्टर में हुआ है रशिया में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे सैखालिन देख सकते हो, सैखालिन फर्स्ट है। और यहाँ पे साथ ही अगर हम लोग देखें तो दोनों कंट्रीज़ जो है अपनी सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशंस को एक्सटेंड कर रहे हैं, वो भी थर्ड कंट्रीज़ के पास, जो कि ये बांग्लादेश है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि दोनों मिलके थर्ड कंट्रीज़ के पास भी यहाँ पे अपनी कॉर्पोरेशंस बढ़ा रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम लोग देखें तो इंडिया और रशिया है जिसमें 4 डिकेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इन द फील्ड ऑफ स्पेस। जो पहले की सोवियत यूनियन थी उनके द्वारा इंडिया की फर्स्ट 2 सैटेलाइट जो कि आर्यभट्ट और भास्कर है, वो हमारी जो रॉकेट को इन्होंने लॉन्च किया था वो रशिया ही है। इसमें इंडिया की क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि हम लोग हैवी रॉकेट यहाँ पे बिल्ड कर पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा खासा हमारा रिलेशन है और सबसे पुराना है। इंटरनेशनल अगर स्टैंडिंग देखें तो रशिया जो है वो यहाँ पे इंडिया की जो बिड है परमानेंट सीट को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये भी काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट करता है हमेशा। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है 5 कंट्रीज़ है यहाँ पे, वो 5 कंट्रीज़ की नाम आपको बतानी है। उसमें से क्या है कि चाइना हमेशा वीटो करता है। इट मीन्स कि चाइना हमें परमानेंट सीट लेने से हमेशा इनकार कर देता है, अपोज करता है, तो इसलिए हम लोग अभी तक नहीं आए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इंडिया की जो एंट्री है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, इसको भी रशिया फेवर करता है। दोनों कंट्रीज़ जो है एक दूसरे को काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं, साथ देते हैं ब्रिक्स में, एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, G20 कंट्रीज़ मेंबर ग्रुप में। तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें कि रशिया और इंडिया एक साथ आकर काम करते हैं। कल्चर अगर रिलेशन की बात करें तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है, जैसे कि नमस्ते रशिया होती है, जिसमें कि हम लोग जो है एक दूसरे कंट्रीज़ में जो भी लोग हैं उनको कनेक्ट करने की बात करते हैं। अपनी एजुकेशनल ब्रिलियंस जो है वो एक दूसरे के कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू कल्चर सेंटर हो गया, तो दोनों कंट्रीज़ की जो कल्चर लिंक है वो काफ़ी बेटर है। तो ये सारे आप लोग देख सकते हो कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया रशिया रिलेशन की। डिफेंस पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक रिलेशन है, एनर्जी सिक्योरिटी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग है एंड कल्चर रिलेशन है। कंटेम्प्रेरी कुछ इश्यूज़ देख लेते हैं कि हमारे बीच में कैसी यहाँ पे कुछ इश्यूज़ निकल कर आती है। तो सबसे पहला है कि इंडिया की जो ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी है, आप जानते हो कि हम लोग की रिलेशन जो है यूएस के साथ भी काफ़ी बेटर है। यूएस रशिया को पसंद नहीं करता है, तो काफ़ी ये प्रॉब्लम हो जाती है हमें कि हम दोनों कंट्रीज़ के साथ एक बैलेंस बना के चले अपनी रिलेशन को। तो हमारी टाइज़ और जो डिफेंस रिलेशनशिप है इंडिया और यूएस का जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, और साथ ही इंडिया ने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ग्रुप जो क्वाड ग्रुप है उसको भी हमने ज्वाइन कर लिया है। इस क्वाड ग्रुप में कौन कौन है, तो इस क्वाड ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे यूएस है, साथ ही जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और 4th कंट्री यहाँ पे इंडिया है। तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये काफ़ी शिफ्ट हो रहा है इससे रशिया की जो फॉरेन पॉलिसी है। रशिया के लिए अगर आप देखो तो ये ग्रेट हॉस्टिलिटी है विद वेस्ट, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आज की डेट में इन सारे कारणों के वजह से जो रशिया है वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ, चाइना के साथ। तो रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप जो है वो आज की डेट में थोड़ी सी बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी मनमुटाव हो जाती है इस चीज़ को लेकर। तो एक बेटर बैलेंस बनाना इंटरनेशनल रिलेशन में ये भी एक टफ टास्क है। डिफेंस पार्टनरशिप में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के द्वारा आप देखो कि रिसेंटली डाइवर्सिफाई किया गया है अपनी डिफेंस रिलेशन। पहले क्या था कि हमारी डिफेंस कॉपरेशन रशिया के साथ बहुत ज़्यादा थी, आज भी है नो डाउट, बट फिर भी हम लोग एक ही कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहते। तो इसी के साथ साथ हम लोग यूएस से भी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस जो इनकी फाउंडेशनल फंडामेंटल जो ट्रीटीज़ थी उसको हमने साइन किया है। इजराइल के साथ हमारी ट्रीटी बहुत अच्छी है। रशिया की जो शेयर आप देखोगे इंडिया के डिफेंस इम्पोर्ट में वो थोड़ा कम हो चुका है, 79% यहाँ पे आप देखो कि फेल हो चुके हैं 2018 से लेकर 2012 में ये 79% था और आज की डेट में आप देखो 62% हो चुका है। तो हमारा जो शेयर है वो भी कम हो चुका है। इंडिया और यूएस के द्वारा यहाँ पे 4 फाउंडेशन जो एग्रीमेंट है उसको साइन किए हैं, जैसे कि आपका बेका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, ये बेसिक एक्सचेंज, इसे बेका कहते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है, एक आपका कॉमकासा है, ठीक है। तो ये 4 जो यहाँ पे आपका फाउंडेशनल एग्रीमेंट है उसको हम लोग ने साइन किया है। 1 डायमेंशनल ट्रेड देखने को मिलता है। ट्रेड जो व्यापार है वो 1 डायमेंशनल है, इट मीन्स कि हमारा डिफेंस बेस्ड ही है। ये जो ट्रेड 2017-18 में था ये $10 बिलियन तक का था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो कि अगर हमारी जो यहाँ पे चाइना के साथ पोटेंशियल है तो चाइना के साथ जो हम लोग व्यापार करते हैं वो $89.7 बिलियन तक का करते हैं। यूएस के साथ आप देख सकते हो $74 बिलियन तक का है, लेकिन रशिया के साथ हमारा $10 बिलियन तक का ही है। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड जो है वो हमारा रशिया के साथ जो है बहुत कम है, और रशिया के साथ ज़्यादातर हम लोग जो फोकस करते हैं वो डिफेंस सेक्टर में ही फोकस करते हैं। लेकिन और भी सेक्टर्स में अगर हम लोग को फोकस करना होता है तो हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, रशिया के साथ यूएस के साथ हम लोग अपनी रिलेशन को बेटर बनाते हैं।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ इश्यूज़ है जो कि आपको हिंडर होते हुए दिखने को मिलेगा। इट मीन्स कि इंडिया और रशिया के बीच में जो यहाँ पे इश्यूज़ है, जैसे हमारी कनेक्टिविटी इश्यूज़ है, डिस्टेंस है, वीक बैंकिंग यहाँ पे लिंक है, और कुछ रेगुलेशंस की भी कमी देखने को मिलती है। साथ ही रशिया की जो रेस्ट्रिक्टिव वीज़ा रिजिम है, ये भी एक मेन कॉज है जिसके कारण हमारी जो रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही है। रशिया के द्वारा आप देखो कि फॉरेन पॉलिसी पॉस्चर भी यहाँ पे चेंज किया गया है। इट मीन्स कि रशिया जो है आज के डेट में चाइना को ज़्यादा फेवर कर रहा है, चाइना को फेवर कर रहा है, तो चाइना का जो दोस्त है पाकिस्तान, उसको फेवर करना पड़ रहा है। तो चाइना का जो यहाँ पे रुख बदला है उसके कारण भी हमारे रिलेशन में काफ़ी इश्यूज़ निकल कर आए हैं, और तालिबान की तरफ भी रशिया का काफ़ी रुझान देखने को मिला है। तो रशिया काफ़ी इंक्लिनेशंस दिखा रहे हैं अपना तालिबान की तरफ, जो कि अफगानिस्तान में है। वहीं इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग काफ़ी ग्रुप्स को कंसर्न कर रहे हैं, और ये बात आपको इसी से साबित हो जाएगी कि रशिया के द्वारा एक अच्छी खासी क्रूशियल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया गया था, लेकिन इंडिया को उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। और उस मीटिंग में क्या था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो रहा है, उस सिचुएशन को लेकर एक क्रूशियल मीटिंग था, बट रशिया ने ज़रूरी नहीं समझा कि इंडिया को इन्वॉल्व करे। तो ये एक एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जिससे कि ये एक इंडिकेशन काफ़ी है, जिससे कि ये समझ में आ रहा है कि रशिया जो है तालिबान को, पाकिस्तान को, चाइना को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है एज़ कम्पेरिजन टू इंडिया। वे फॉरवर्ड अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें कही जा रही है कि हमें अपनी जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। जैसे ट्रीटी हमने रशिया के साथ साइन की और रशिया और इंडिया एक दूसरे को हमेशा कॉपरेट करते आए, तो ये ज़रूरी है इंडिया के लिए कि और भी ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने रिलेशन में, जैसे हम लोग डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे से और भी फील्ड में, जैसे कि आप देखो कि एनर्जी, डिफेंस, इन सब के अलावा भी और भी फील्ड में हमें एक दूसरे के साथ ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें कही जा रही है। इंडिया और रशिया आप देखो कि एक कॉमन स्ट्रैटेजिक रैशनल भी यहाँ पे शेयर करते हैं, और साथ ही साथ बायलैटरल सिनर्जीज अगर देखें तो दोनों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर भी हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, RIC हो, G20 हो, ईस्ट एशिया समिट हो, SCO हो। और साथ ही आप देखो कि इंडिया के द्वारा अगर हम लोग ये बात कहें तो इंडिया एक अच्छा खासा रिलेशन ले सकता है, जिससे कि इंडिया के रशिया के साथ हमारे रिलेशन और ज़्यादा बेटर हो सके। और जैसे कि रशिया काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है चाइना के टुवर्ड्स, और हम लोग एंटी चाइना हैं, तो अगर रशिया एक बार चाइना का दोस्त हो गया तो हमें काफ़ी मुश्किल होगा रशिया को फिर से अपने पास लाने के लिए। तो बेटर है कि रशिया के साथ अभी हम लोग अपने रिलेशन को ठीक कर ले, जिससे कि वो चाइना के पास ना जाए। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन का भी रेलिवेंस आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया को यहाँ पे बेनिफिट होगा। क्लोजर कॉपरेशन अगर रशिया के साथ हो, वो भी इंडो पैसिफिक में, तो रशिया की जो डिट्रॉइटिंग रिलेशंस है US के साथ, ये भी एक डिफ़िकल्ट मूव है हमारे लिए, क्योंकि हमारी रिलेशन अच्छी है, रशिया की अच्छी नहीं है। तो हमारा जो दुश्मन है वो रशिया का दोस्त हो रहा है, हमारा जो दोस्त है वो रशिया का दुश्मन हो रहा है। तो इसलिए हम दोनों के बीच में थोड़ा सा खटपट है। हमें यूरेशियन प्रेजेंस को भी स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। जो रशिया की प्रपोजल है कि मोर एक्सटेंसिव यूरेशियन पार्टनरशिप करनी है, जिसमें कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इसको इन्वॉल्व किया गया, और चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान है, जो कि यहाँ पे आप देखो कि इंडिया के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि यूरेशिया में अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा वो मजबूत कर सके। तो ऑब्वियस है कि ये काम करना होगा, जिससे कि हम लोग रशिया के साथ जो है और ज़्यादा क्लोज कॉपरेशंस में रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड रशिया रिलेशन। आई होप कि आपको ये नया एंगल समझ में आया होगा, और काफ़ी चीज़ें जो स्टैटिक है वो भी आप समझ पाए होंगे कि जो हमारी 50 ईयर्स की यहाँ पे सेलिब्रेशंस है रिलेशन की, वो यहाँ पे चल रही है। और जो ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी में पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, ये 3 मुद्दे थे, 3 मेजर प्रिंसिपल्स थे जिनके बेसिस पे काम हो रही है। सिग्निफिकेंस है कि हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, इंटरनेशनल पैक्ट है, इसे कहते हैं, एक हम लोग एक दूसरे के इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं, और कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस भी है। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे रिलेशन का, वो हम लोग डिफरेंट एंगल में भी देख चुके हैं। कुछ इश्यूज़ आज के डेट में देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे इसे टैकल करना ज़रूरी है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वे फॉरवर्ड में यहाँ पे मेंशन्ड है। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ तालिबान कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। जैसे कि सिचुएशन बहुत ही जल्दी तरीके से वर्स्ट हो गई, तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान में कंट्रोल कर चुका है। तो क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हम लोग भी जान रहे हैं कि US के विड्रॉवल के बाद जो अफगानिस्तान की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है तालिबान के कारण। तो तालिबान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तालिबान कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो कि आप पश्तो लैंग्वेज में कह सकते हो, जो कि वहाँ की अपनी लोकल लैंग्वेज है। 1994 में ये इमर्ज होकर आया, और जो खंदाहार वाला रीजन है अफगान सिटी में, वहाँ से ये निकल कर आया। ये वन ऑफ द फिक्शन फाइटिंग एक सिविल वॉर है, जो कि कंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो सोवियत यूनियन है उनकी विड्रॉवल के बाद, जो कि 1989 में, फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अफगानिस्तान में जो सरकारें थी वो स्टेबल नहीं हो पाई, कोलैप्स होते गई 1992 में। 1998 में ये चीज़ें देखने को मिला कि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ में
ऑफ द कंट्रीज़ में इनका कंट्रोल हुआ और सिर्फ ये रिमूव किया गया किसके द्वारा, तो यूएस लीड जो फोर्सेस थे 2001 में यूएस के द्वारा इंटर किया गया अफ़गानिस्तान में। और वहाँ से देखने को मिला कि तालिबान की जो इस तरीके से हलचल मच बढ़ते जा रही थी वो थोड़ी सी कंट्रोल में हुई थी ड्यूरिंग देयर रूल। यहाँ पे क्या हुआ कि इनका अपना खुद का हार्ड लाइनर वर्जन निकल कर आया शरिया का, इस्लामिक लॉ का, जिसमें कि यहाँ पे ब्रूटल पनिशमेंट दिया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा गंदी पनिशमेंट दी जाती थी। महिलाओं की जो राइट्स टू एजुकेशन थी कि पढ़ने का अधिकार, इसको ख़त्म किया गया। फ्री मूवमेंट जो है इसको भी काफ़ी रेस्ट्रिक्ट किया गया। म्यूज़िक, सिनेमा, ये सारी चीज़ें जो है अफ़गानिस्तान में बैन की गई। आप देख सकते हो ये सिनेरियो है 2000 का, जिसमें कि ये जो रेड वाला है ये तालिबान की कंट्रोल दिखा रही है। 2012 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉडरेट हो चुका था इनकी कंट्रोल, और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल भी आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ यूएस थे, यूएस का मीन्स बिल्कुल यहाँ पे सही तरीके से जब यूएस यहाँ पे आ चुका था 2021 में, उसके 10 साल के बाद स्थिति थोड़ी ठीक हो चुकी थी, यानी कि तालिबान का कंट्रोल थोड़ा कम हो चुका था और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पे चल रही थी बेटर तरीके से। लेकिन फिर 10 साल के बाद आप देख सकते हो कि आज की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इट मीन्स कि पूरे अफ़गानिस्तान में अब तालिबान का कंट्रोल है। सो ये एक सिनेरियो है जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सकता है। अब तालिबान की टेक ओवर के बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है ये चीज़ें देखते हैं। इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन देवी शक्ति यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑपरेशन। ये डायरेक्टली आपके स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में भी किसी तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हो कि यूपीएससी की पेपर काफ़ी डायनेमिक हो गई है। 2021 में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि पहले का एक ट्रेंड हुआ करता था, बीच में यूपीएससी ने उसे छोड़ दिया था। तो आप देख रहे हो कि काफ़ी डायनेमिक हो चुकी है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही काफ़ी डायनेमिक फ्रेम के क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप मत मानो कि यूपीएससी अभी तक नहीं पूछा है तो आगे भी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यू नेवर नो, तो हर एक चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है आपको। तो ऑपरेशन देवी शक्ति हमारे द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसमें हम लोग 800 से भी ज़्यादा अपने सिटीजन्स को, हमारे भी सिटीजन्स थे और अफ़गान पार्टनर जो कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान से थे, उनको हमने वहाँ से अपना एवैक्यूएट किया, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे थे कि वो वीडियो तो आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें एरोप्लेन्स दौड़ रहे थे, उसमें काफ़ी लोग जो है गिर के उनकी मौत हो गई। तो उस तरीके की जो पिक्चर्स थी वो काफ़ी, वीडियोस थी वो काफ़ी दर्दनाक थी। लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे द्वारा ये कंडक्ट किया गया, जिसमें हमारे जो जितने देशवासी थे अफ़गानिस्तान में उनको हम लोग सुरक्षित तरीके से अपने देश में वापस लेकर आए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनके द्वारा तालिबान के साथ मीटिंग हुई दोहा में, और इनके बीच में जो बातें हुई वो सेफ्टी, सिक्योरिटी और अर्ली रिटर्न ऑफ जो इंडियन नेशनल्स है जो अफ़गानिस्तान में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए बातें हुई। यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल्स है इनके द्वारा भी एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, जिसमें कि हम लोग ने देखा कि काफ़ी कंडेम की गई जो डेडली अटैक्स हुई थी अफ़गानिस्तान में, तो इस बारे में। और यूएस के द्वारा भी आप देखो कि फ्रोज़न कर लिया गया $9.5 बिलियन तक का एसेट, जो कि अफ़गान सेंट्रल बैंक और जो कैश की जो यहाँ पे आपकी शिपमेंट थी उसको स्टॉप कर दिया गया नेशन में। सो दीज आर द थिंग्स जो कि डेवलपमेंट हुई है, कहा जा रहा है तालिबान के टेक ओवर के बाद। तो ठीक है, जो भी है चलिए देख लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कंसर्न जो कि यहाँ पे अफ़गानिस्तान को लेकर है कि अगर यहाँ पे तालिबान पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान में अगर टेक ओवर कर लेता है तो इंडिया के लिए क्या कंसर्न है। सबसे पहली बात है कि हमारी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रही थी, और हमारा एक प्रिंसिपल था कि अफ़गान लीड, अफ़गान ओन्ड और अफ़गान कंट्रोल प्रोसेस होनी चाहिए। तो हमारी जो लिमिटेशंस हो गई, इंडिया की जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है, हमारी काफ़ी अप्रोच हुआ करती थी अफ़गानिस्तान तक, तो हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। बट अब शायद तालिबान के आने पर हम लोग इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाएंगे। साथ ही हम लोग जो है टेररिज्म को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, वर्ल्ड वाइड हमारे जो लीडर्स हैं उनके द्वारा काम किया गया। बट फिर से ऐसा लगता है कि तालिबान के आने से टेररिज्म और भी बेटर तरीके से आ पाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा थ्रेट है कि टेररिस्ट फैक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जैसे हक्कानी ग्रुप वगैरह आप देख सकते हो। तो ISI का भी, अलकायदा का भी, ये सब की जो इन्हांसमेंट है वो बहुत फास्ट तरीके से हो पाएगा। सेकंड डर हमें ये है। थर्ड है कि थ्रेट है हमारे फिनेंशियल और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के द्वारा किया गया। ओवर द पास्ट ईयर आप देखो कि इंडिया के द्वारा $3 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सब बर्बाद भी हो सकती है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी इन्फ्लुएंस चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्फ्लुएंस बढ़ रही है, और जहाँ चाइना पाकिस्तान आता है वहाँ इंडिया को प्रॉब्लम हो ही जाती है, हमारे देश को प्रॉब्लम हो ही जाती है। साथ ही रीजनल इनस्टेबिलिटी है। आप तालिबान की बात करो तो यहाँ पे कोई सिंगल अफ़गान आइडेंटिटी नहीं है।
ये हेवली डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे फैक्शंस को लेकर, जो कि डिफरेंट रीजन, डिफरेंट ट्राइब, डिफरेंट इंटरेस्ट जो कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि रीजनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। ह्यूमन राइट की तो बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। जो तालिबान की रूल है, इससे हम लोग देख सकते हैं कि जो विमेंस और माइनॉरिटी जो लोगों की राइट्स है वो तो बहुत बेटर तरीके से यहाँ पे इरोड हो रही है। तो इससे एक बहुत प्रॉब्लम निकल कर आ सकता है। तो ये सारी कंसर्न है हमारे लिए। पॉलिसी क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर हम लोग इंडिया के लिए देखें तो ऑप्शंस क्या हमारे लिए अवेलेबल है और वो उसकी क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, ये भी यहाँ पे बताई गई है। सो दिस इज़ वेरी, मुझे लगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेबल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस हैं कि बैकिंग ओनली अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन काबुल। जैसे हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम लोग भी हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, और इस चीज़ को हम लोग तालिबान के आने से पहले भी इस चीज़ को प्रमोट करते थे। साथ ही एक्सेलरेट कॉन्टैक्ट, अब वहाँ पे तालिबान अगर रूल कर रहा है तो ये इंडिया के लिए एक ऑप्शन है कि हम लोग तालिबान के साथ बैठ के बात करें। और थर्ड है कि हमें वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो काउस बढ़ते जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रही है, तो हमें एक वेट एंड वॉच करने की भी ज़रूरत है। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बैक करते हैं सिर्फ यहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, तो इसका क्या प्रॉन्स होगा, इससे होगा कि गवर्नमेंट जो है वो इंडियन इंटरेस्ट के साथ अलाइन कर पाएंगे, एक अच्छा खासा गुडविल हो पाएगा, और साथ ही साथ आप देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीजन में आ पाएगी, जो कि आज के डेट में नीड ऑफ एन आवर है। और इंडिया की स्टैंसेस अगर हम लोग देखें तो पॉसिबल ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ जो एसोसिएटेड है तालिबान लीड रूल से, तो वो यहाँ पे निकल कर आएगा। इससे हमें नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि इंडिया अफगान रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो सकते हैं अगर तालिबान अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया अफ़गानिस्तान में। तो हमारी यहाँ पे जो हमारी रिलेशन इतनी अच्छी थी अफ़गानिस्तान के साथ, वो शायद ख़त्म हो सकती है। पॉसिबिलिटी है कि हॉस्टाइल एक्शंस होगा, यानी कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट थ्रेट जो है वो हमें ज़रूर दिया जाएगा। अगर हम लोग अपनी कॉन्टैक्ट्स जो है अगर तालिबान के साथ एक्सेलरेट करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है इंट्रा अफगान डायलॉग में और नेगोशिएशन में, वो इंश्योर हो पाएगा। प्लेटफॉर्म है जिसमें कि इंडिया की जो कंसर्न है टेररिज्म को लेकर, वेल विंग होनी चाहिए वहाँ की विमेन और माइनॉरिटी को लेकर, तो उसमें हम लोग बात कर सकते हैं, उनकी स्थिति थोड़ी बेटर हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम क्या होगा, कॉन्स क्या है कि हर्डल्स है, एंटी इंडियन जो फैक्शंस है आज के डेट में जो तालिबान में आपकी प्रेजेंट है, हर्डल्स देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल अपोजिशन हो पाएगी इंडिया के विद इन। अगर हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हम लोग ले पाएंगे, इंडिया को एनफ टाइम मिल जाएगा, हमें एक एनफ नॉलेज भी मिल जाएगा, हम लोग बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन इससे ख़राब क्या होगा, ख़राब ये होगा कि इंडिया की जो रेलिवेंस है हाई टेबल में, जहाँ अफगानिस्तान की फ्यूचर डिस्कस हो रही है, वहाँ हम लोग शांत है। वेट एंड वॉच करेंगे तो ऑब्वियस है कि अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी डिसीजन नहीं देंगे, कोई भी तरीके का बात में हम लोग एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। तो अगर हम लोग बाद में दिखाते हैं तो तब तक ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान की स्थिति और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाए। सो ये है हमारे पास अपॉर्चुनिटी, प्रॉस एंड कॉन्स ये है। ये टेबल आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर यूपीएससी की इंटरव्यू होगी, क्योंकि ये तालिबान का किस्सा अभी आपका अच्छी तरीके से 2021 की इंटरव्यू तक आप पहुंचोगे, तब तक ये तालिबान का किस्सा रहेगा। तो अभी से अगर आप ये सारी चीज़ों को अपने जहन में लाओगे, ऑब्वियस है कि अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग अभी से जहन में लाओगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में इनबिल्ट हो जाएगी। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें एक इनफॉर्मल लिंक यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिश करनी चाहिए, और साथ ही साथ हमें जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इंडिया को यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए कि स्पेशल इन्वॉय जो कि यहाँ पे अफगान रिकन्सिलिएशन को डेडिकेट करना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे स्पेशल इन्वॉय को अपॉइंट करें कि वो अफगान में क्या क्या हो रही है उसी चीज़ों को यहाँ पे देखें। साथ ही डेवलपमेंटल और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो आज तक हम लोग जो है इंसान होने के नाते जो हम लोग मदद करते हैं, और जो डेवलपमेंट हमारी जो जितनी भी चीज़ें चल रही है वो चीज़ें होती रहनी चाहिए। साथ ही वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स, इंडिया को यहाँ पे आप देखो कि ब्रॉडन करनी चाहिए अपनी इंगेजमेंट, जैसे ईरान है, रशिया है, इसके साथ भी हमारी इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। और जो अपॉर्चुनिटी है यानी कि चाइना के साथ जो कॉपरेशन हमारी एक्सप्लोर हो रही है, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। कॉमन ग्राउंड यहाँ पे हमारी होनी चाहिए यूएस के साथ। तो ये सारी चीज़ों पे हमें जो है अपनी थॉट्स जो है उसको भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सारी बातें कही जा रही है। कैन तालिबान अचीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि तालिबान कभी भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस जो है वो यहाँ पे अचीव कर सकता है? तो लास्ट पीरियड ऑफ तालिबान जो रूल कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो सिर्फ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज़ है, जो कि जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान ही यहाँ पे तालिबान का साथ दे सकता है। बाकी और दूसरी कंट्री जो है, एक दो कंट्री निकल कर आ जाए जो कि उसी हिसाब की, उसी तरीके का उनका माइंडसेट है, उसी हिसाब का उनका जो है चल रहा है, तो वो वही लोग यहाँ पे तालिबान को सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी ये वर्ल्ड वाइड तो रिकॉग्नाइज़ करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है।
साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा कहाँ कहाँ खर्च की जा रही है। तो असिस्टेंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क में, अपग्रेडिंग वर्क में, रीबिल्डिंग की जा रही है, बिल्डिंग्स को रीस्टोर किए जा रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है काबुल में, उसको हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, रिकन्स्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ की सलमा डैम, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम का नाम दे दिया गया। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो कि आपका फूले कमरी खुमरी टू काबुल है, इसको इस्टेब्लिश किए हैं। और जारांज दिलाराम रोड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग मीडियम स्केल के जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में अगर कोई प्रोजेक्ट है, हेल्थ के फील्ड में, वाटर मैनेजमेंट के फील्ड में, गवर्नमेंट बिल्डिंग के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इरीगेशन के फील्ड में, तो उसको हम लोग यहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं। साथ ही आप देखो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट को भी हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि एम्बुलेंस हो गए, बसेज हो गए, बिस्किट्स, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं। Mi-25 है, Mi-35 चॉपर है जो कि एयरफोर्स को हमने दिया है। एयरबस एयरक्राफ्ट है जो कि नेशनल एयरलाइंस का है, एयरलाइंस के लिए दिए हैं। मटेरियल फॉर सबस्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन है, हम लोग यहाँ पे दिए हैं। मिलिट्री व्हीकल्स यहाँ पे अफगान नेशनल आर्मी को दिया गया है। अब एम्बुलेंस दिया गया है पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए, तो ये भी आप देख लिए। साथ ही अगर हम लोग देखें तो पीपल टू पीपल एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑफर्स। साथ ही वहाँ में आप देखो कि हम लोग इंडियन टेक्निकल एडवाइज़र भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी स्कॉलरशिप भी हम लोग अफगान स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग वगैरह अफगान के सोल्जर, पुलिसमैन और पब्लिक सर्वेंट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हर एक तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो इंगेजमेंट, इन्वेस्टमेंट है वो अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति है, ये इंडिया की फ़र्स्ट एक्सपीरियंस नहीं थी जिसमें कि हम लोग लोगों को एक कॉन्फ्लिक्ट जोन से, इतनी भयानक स्थिति से हम लोग अपने लोगों को बचा के लाए, ये पहला नहीं था। अब इसके पीछे जो भी था वो आपको याद रखना होगा। जैसे ऑपरेशन सुकून है 2006 में, जिसमें कि हम लोग इंडियन, श्रीलंकन और नेपाली सिटीजन्स को जो लेबनान में वॉर हुई थी वहाँ से हम लोग बचाए थे। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग 2011 का था, जिसमें लीबिया में जिस तरीके की हालत हुई थी वहाँ से हम लोग अपने लोगों को बचाए थे। ऑपरेशन राहत है जो कि रिसेंटली येमेन में जिस तरीके का भयानक हालत हुआ था वहाँ से हम लोग अपने फॉरेन सिटीजन्स और इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकाले थे। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ऑपरेशन राहत, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे एक और देख लेते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल है, 4 गाइडिंग प्रिंसिपल है यूएस अफगान पीस डील का। आपको पता है कि जब यूएस विड्रॉ कर रहे थे तो उनके बीच में यहाँ पे एक पीस डील हुई है। तो ये आप चारों देख सकते हो, मुझे तो इसका कोई भी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है, तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हालांकि हमने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे कि ये तालिबान होते कौन हैं, और इस मैप को तो ध्यान में रखिएगा, इससे आपकी बहुत सारी जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसका आंसर निकलता है। साथ ही यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में देखा गया है एंड इंडिया इन्वेस्टमेंट की बात किए गए है अफगानिस्तान में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई थिंक कि आज हमें यहीं तक रखना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडो श्रीलंका की रिलेशन के बारे में। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग को भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर आप लोग को डेली बेसिस में यहाँ पे 4 बजे अगर वीडियोस देखनी है, लेसन्स देखनी है, इस मैगज़ीन को कंप्लीट करनी है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।